नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एनसीईआरटी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 11th क्लास की एनसीईआरटी की वर्ड हिस्ट्री की किताब का खत्म हो जाएगा। रिफॉर्म्स थ्रू लॉस के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बेसिक्स को यहाँ पे समझा, कैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बढ़ रही है, कैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, उसके साथ साथ जो मेन वुमेन और चिल्ड्रन के काम करने का जो एनवायरमेंट है वो गर्त में जा रहा है, और सरकार कितनी अटेंटिव है वुमेन और चिल्ड्रन के वर्क के प्रति, इसको यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ऐसा नहीं था कि सरकार के कान बंद थे। चूंकि प्रोटेस्ट हो रहा था तो थोड़ा बहुत सरकार को सुनाई पड़ रहा था। प्रोटेस्ट की जो लहर होती है वो जो लीडर्स होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उनके कानों तक पहुंची जाती है। इसलिए 1819 में कुछ नियम कानून पास किए गए, जिसमें बोला गया कि भाई 9 साल से कम का अगर बच्चा है तो उसको फैक्ट्रीज में एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा। तो 9 ईयर्स तक, अब 9 साल तक का बच्चा होता ही कितना है, तो ये तुमने कौन सा बहुत प्रोग्रेसिव लॉ पास कर दिया। लेकिन ये आज की डेट में मैं कह सकता हूं, उस समय का जमाना अलग था। तो भाई 9 साल तक के बच्चों को एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा, और ये बोला गया कि 9 से 16 साल तक के बच्चे हैं, उनके मैक्सिमम वर्किंग आवर्स 12 घंटे होंगे। वो 12 घंटे से ज्यादा एक दिन में काम नहीं कर सकते, मतलब 12 घंटे रगड़ के काम करेंगे। आज की दुनिया में 8 घंटे एक वर्क डे होता है। हालांकि जो इम्पोवरिश्ड लोग हैं, वल्नरेबल लोग हैं, वो 10-10, 11-11, 12-12, 16-16 घंटे भी काम करते हैं। बट बेसिकली देखा जाए तो ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट में दिन के वर्किंग आवर्स 8 घंटे माने जाते हैं। एक गवर्नमेंट जॉब में भी दिन के वर्किंग आवर्स 9 घंटे के होते हैं। उस समय पे 9 से 16 साल के जो बच्चा था वो दिन में 12 घंटे काम करता था। अब गवर्नमेंट जॉब के 9 घंटे वर्किंग आवर्स, इससे ये मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि कल की डेट में डीएसपी बनोगे या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बनोगे या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनोगे तो दिन में 9 घंटे काम करोगे। नहीं, उस समय पे दिन में 15-15, 16-16, 18-18 घंटे भी काम करोगे। अगर गलती से किसी डिस्ट्रिक्ट के डीएसपी बन गया, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बन गया, बहुत वर्क प्रेशर होता है। मतलब बेसिकली देखा जाए तो ओवरऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप एक दिन में 9 घंटे काम करिए। हालांकि एक्चुअल वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं, मिनिमम 9 घंटे तो करते ही हैं वो। तो ओवरऑल इंग्लैंड में उस समय पे 9 साल तक के बच्चों को कोई काम नहीं, और 9 से 16 साल तक के बच्चों का मैक्सिमम काम एक दिन का 12 घंटे। लेकिन बात ये थी कि इसको इन्फोर्स कौन करेगा। लॉ तो आपने बना लिया, इन्फोर्स करने के लिए कोई मैकेनिज्म बनाया नहीं। तो 1819 में नियम कानून बन गया, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पे इन्फोर्स नहीं हुआ। 9 साल से छोटे के बच्चे भी काम कर रहे थे, और 9 से 16 साल के बच्चों को 15-15 घंटे दिन में रगड़ा जा रहा था। फिर आया 1833 का समय। खतरनाक प्रोटेस्ट हुए वर्कर्स के द्वारा पूरे नॉर्थ इंग्लैंड में, और उसके बाद एक प्रॉपर एक्ट पास कराया गया, जिसमें ये लिखा था कि भैया 9 साल से जो कम के बच्चे हैं उनको आप केवल सिल्क फैक्ट्री में एम्प्लॉय कर सकते हो। उसके बाद जो ओल्डर बच्चे हैं, 9 से 16 साल के बच्चे हैं, उनके आवर्स को थोड़ा लिमिटेड किया गया। और उनके आवर्स लिमिटेड हैं, ये बात ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, इसके लिए फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स अपॉइंट किए गए। ये फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स समय समय पे इंडस्ट्रीज में जाएंगे और जाके चेक करेंगे कि बच्चों से ज्यादा समय के लिए तो काम नहीं करवाया जा रहा है। फिर अब देखो 1847 में 30 साल के एजिटेशन के बाद द 10 आवर्स बिल पास हुआ। इस 10 आवर्स बिल का मतलब क्या था कि जो वुमेन है और जो यंग बच्चे हैं वो दिन में 10 घंटे काम, मतलब वो दिन में कम काम करेंगे, और एक मेल वर्कर दिन में 10 घंटे काम करेगा। समझिए, 1847 में 10 आवर्स बिल पास हुआ तो एक मेल जिससे 15-15, 16-16 घंटे काम करवाया जाता था, 14 घंटे तो करवाया जाता था, उसको बोला गया तुम दिन में 10 घंटे काम करोगे। और वुमेन और यंग पीपल के लिए 10 घंटे से भी थोड़ा कम किया गया चीज। लेकिन ये जो एक्ट थे ना, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को एप्लीकेबल थे, ये माइनिंग इंडस्ट्रीज को एप्लीकेबल नहीं थे। जब माइंस कमीशन बनाया गया 1842 में, 1842 में, तब गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर कमीशन के थ्रू ये जाना कि जो वर्किंग कंडीशंस है माइंस में वो तो और बुरी हो चुकी हैं। एक्ट ऑफ 1833 के बाद वर्किंग कंडीशंस को सुधारने के लिए कुछ नियम कानून लेके आए गए थे कि हाँ भाई इतने घंटे का काम, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ, और बच्चों से काम करवाया जा रहा था मोल्स कोल माइंस के अंदर। मतलब ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंटेशन हुआ ही नहीं चीजों का। ये जो फैक्ट्री वर्कर्स ग्राउंड लेवल पे ये लगाए गए थे, ये फैक्ट्री वर्कर्स को घूस दे देते फैक्ट्री वाले। फैक्ट्री वर्कर्स जाते थे फैक्ट्री में, फैक्ट्री का बिजनेसमैन को घूस दे देता था, बोला था कि भाई हम तो यहाँ वर्कर्स काम करा रहे हैं, तुम निकलो, बोल दो जाकर सरकार को सब कुछ सही हो रहा है। माइंस और कॉलरीज एक्ट ऑफ 1842, इसने क्या किया, इट बैंड चिल्ड्रन अंडर 10 एंड वुमेन फ्रॉम वर्किंग अंडरग्राउंड। तो 10 साल से कम का बच्चा है वो माइंस में काम नहीं करेगा, जो वुमेन है वो माइंस में काम नहीं करेगी। फील्डर्स फैक्ट्री एक्ट ने क्या बोला 1847 में, दैट चिल्ड्रन अंडर 18 एंड वुमेन शुड नॉट वर्क फॉर मोर देन 10 आवर्स अ डे। 18 साल से कम के बच्चे और वुमेन
एक दिन में 10 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे। बट ये जो नियम कानून थे इनको इन्फोर्स करना था फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स के द्वारा, और फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स इनको इंश्योर करते ही नहीं थे। फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स को खुद ही कम तनख्वाह मिलती थी, तो किसी फैक्ट्री बिजनेस के यहाँ जाते थे, बिजनेसमैन उनको कुछ घूस देता था, वो चुपचाप साइड बच जाते थे, जो ग्राउंड लेवल पे चल रहा था वो चल रहा था। और वुमेन मेन और जो चाइल्ड वर्कर्स हैं वो ज्यादा आवाज उठा नहीं सकते, क्योंकि ज्यादा आवाज उठाओगे तो डंडे खाओगे, और पुलिस के पास पहुंच भी जाओगे तो पुलिस तुम्हारी बात सुनेगी नहीं। चलती तो सरकार की थी, और किसकी थी? इन बिजनेसमैन की थी। हाँ, नियम कानून इंप्लीमेंट कर दिए थे। नियम कानून क्यों इंप्लीमेंट कर दिए थे? क्योंकि जब प्रोटेस्ट होने लगते थे तो मशीनें तोड़ने लगते थे, लोग बवाल मचाने लगते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान होने लगता था। तो जब गर्मी बढ़ जाती थी तो कोई नियम कानून पास कर दिया था। फिर जब नियम कानून पास हो जाता तो सब ठंडा पड़ जाता था। अब सब ठंडे में सबका फिर से शोषण शुरू हो जाता था। समझ गए? प्लस जो पेरेंट्स थे वो भी चाहते थे कि उनके बच्चे भले ही छोटे हो काम करें, क्योंकि पेरेंट्स के पास खुद पैसा नहीं, तो पेरेंट्स को लगता था कि जाके कुछ बच्चे काम करेंगे, चाहे 9 साल का हो, चाहे 10 साल का हो, चाहे 12 साल का हो, तो कुछ पैसा आएगा घर में। उनको तो पैसों की जरूरत है, बच्चों की हेल्थ से क्या लेना देना है? अरे बच्चों की हेल्थ तो तब देखोगे ना जब खाने को मिलेगा। खाने का ही पैसा नहीं है लोगों के पास, तो बच्चों को भेज देते थे। कोई नहीं फर्क पड़ता था पेरेंट्स को कि हाँ बच्चे 10 घंटे काम कर रहे हैं, 12 घंटे काम कर रहे हैं, 14 घंटे काम कर रहे हैं। मतलब हालात उस समय के काफी खराब थे। फिर बात करते हैं डिबेट ऑन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। 1970s तक लोगों ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नाम के टर्म का इस्तेमाल किया, लेकिन रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? रेवोल्यूशन का मतलब होता है एकदम से आगजनी हो जाना, बवाल हो जाना। अब ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो सो कॉल्ड टर्म है, ये 1780 से 1820 तक हुआ। तो जो चीज को होने में 50 साल लग गए उसको आप रेवोल्यूशन कैसे बोल सकते हो? क्योंकि रेवोल्यूशन तो ओवरनाइट होता है। जैसे 1857 की क्रांति, मेरठ से आग लगी, और कुछ महीनों के टाइम पीरियड में वो क्रांति पूरे इंडिया में, पूरे नॉर्थ इंडिया को कहना चाहिए क्योंकि साउथ इंडिया में ज्यादा फैली नहीं थी, में फैल गई। तो इसको आप बोलोगे क्रांति, कम समय में बवाल ज्यादा मच गया। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को तो डेकेड्स लग गए, तो इसको आप रेवोल्यूशन कैसे कह सकते हो? तो इसलिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नाम के शब्द पे कभी कभी क्वेश्चन उठाया गया है। ठीक है ना भाई? क्या हुआ है? इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज एक्चुअली बीन टू ग्रेजुअल टू बी कंसीडर्ड अ रेवोल्यूशन। इट कैरिड प्रोसेसेस दैट ऑलरेडी एग्जिस्टेड टुवर्ड्स न्यू लेवल्स। देयर वाज अ वाइडली ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ वर्कर्स इन फैक्ट्रीज एंड अ वाइडर यूज ऑफ मनी। तो बेसिकली साइंटिफिक अचीवमेंट्स बढ़े, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, काम करने वाले वर्कर्स बढ़े, धीरे धीरे साइंटिफिक इनोवेशन आता गया, और ओवरऑल इंडस्ट्रीज डेवलप करती गई। ये लंबे टाइम फ्रेम में हुआ, डेकेड्स में हुआ, इसलिए इसको रेवोल्यूशन बोलना गलत है। फिर आगे क्या बताया जा रहा है? भैया 19th सेंचुरी के एक बड़े पार्ट में जो इंग्लैंड के बड़े बड़े रीजन्स थे ना, वहां पे फैक्ट्री माइंस नहीं पहुंची थी। तो अगर आप बोलो कि 19वीं शताब्दी में ही इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, तो ये बोलना भी यहां पे गलत होगा। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड के कुछ शहरों तक ही ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज पहुंची थी, पूरे इंग्लैंड तक नहीं पहुंची थी। ठीक है ना? फिर अगर आप देखो, इंग्लैंड हैड चेंज इन रीजनल मैनर, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ शहरों तक डेवलपमेंट पहुंची थी इंडस्ट्रीज की, जैसे लंदन हो गया, बर्मिंघम हो गया, मैनचेस्टर हो गया, न्यू कैसल हो गया। ये कुछ ऐसे सेंटर्स थे जहां बहुत तेजी से डेवलपमेंट हुई थी इंडस्ट्रीज की। तो आप कह सकते हो कि हाँ भाई यहां तेजी से चेंजेस हुए, लेकिन पूरे इंग्लैंड में तेजी से चेंजेस हुए ऐसा नहीं है, कुछ रीजन्स में चेंजेस हुए बहुत तेजी से। फिर अगर आप देखो, जो कॉटन और आयरन इंडस्ट्रीज ग्रो हुई हैं, जो फॉरेन ट्रेड ग्रो हुआ है 1780 से लेके 1820 तक, क्या आप इसको रेवोल्यूशनरी बोल सकते हो? देखिए अच्छा बहुत था, जबरदस्त ग्रोथ है जिसको आप इंप्रेसिव बोल सकते हो। कॉटन टेक्सटाइल बहुत तेजी से बढ़ा, इनोवेशन आ रहे थे, न्यू मशीनरी बहुत तेजी से आ रही थी। तो ये जो इंडस्ट्री थी, जो एक नॉन ब्रिटिश रॉ मटेरियल पे डिपेंड करती थी, जिसको आप बोलते हो कॉटन, कॉटन कहां से आता था? इंडिया से आता था। तो इंडिया से कॉटन, पहले तो कॉटन के बने हुए कपड़े आते थे इंडिया से, फिर सिर्फ कॉटन रॉ मटेरियल आने लगा इंडिया से, क्योंकि ओवरऑल इन्होंने कॉटन के कपड़े को इंडिया से बंद कर दिया इंपोर्ट, और अपने यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेटअप करके कॉटन को रॉ मटेरियल तरह के लाके अपने कपड़े बनाने लगे। ओके, तो यहां पे क्या बताया जा रहा है कि भाई ये जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट का प्रोसेस है थोड़ा ग्रेजुअल था। फिर आप देखो, मेटेलिक मशीनरी एंड स्टीम पावर वाज रियल अंटिल मच इन द 19th सेंचुरी। फिर इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी समझ रहे हो ना, 1801 से लेके 1900, ये है 19वीं शताब्दी। तो 19वीं शताब्दी के एक बड़े हिस्से में स्टीम पावर भी नहीं थी, मेटलिक मशीनरी भी नहीं थी। तो ये कह देना कि भाई 19वीं शताब्दी के एक बड़े हिस्से में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ होगा, ये गलत है, ऐसा यहां पे बोलना है। फिर क्या बताया जा रहा है? द रैपिड ग्रोथ इन British imports and exports from the 1780s occurred because of the resumption of trade with North America that the War of American Independence had interrupted. तो 1780s के बाद बहुत तेजी से ट्रेड बढ़ा नॉर्थ अमेरिका के साथ। क्यों? क्योंकि उससे पहले ट्रेड बंद था। क्यों? क्योंकि एक बड़ा लंबा इंडिपेंडेंस का मूवमेंट चला है नॉर्थ अमेरिका में, 1776 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, पता होगा आपको।
तो ओवरऑल ये बताया जा रहा है कि जो 1780 से लेके 1820 का टाइम पीरियड था, इसको आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं बोल सकते, क्योंकि बहुत से साइंटिफिक इनोवेशन हुए नहीं थे, स्टीम पावर प्रॉपर तरीके से आई नहीं थी, ट्रेड की ग्रोथ होने लगी थी, ओवरऑल इंडस्ट्री में डेवलपमेंट होने लगा था, बट वो डेवलपमेंट बहुत हद तक रीजनल था, वो ओवरऑल पूरे इंग्लैंड को कवर नहीं कर रहा था। ठीक है, अगर आप देखो तो 1815 और 1820 के बाद जो चीजें हैं वो बहुत तेजी से बदली। देखिए यहां पे क्या बताया जा रहा, पहले तो 1780s के लिए दिस ग्रोथ वाज रिकॉर्डेड एज बीइंग शार्प ओनली बिकॉज़ इट स्टार्टेड फ्रॉम अ लो पॉइंट। जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था उसकी वजह से नॉर्थ अमेरिका और इंग्लैंड के बीच में ट्रेड बंद हो गया था। 1780s में वो ट्रेड जब एकदम से उठा तो बहुत तेजी से शार्प स्पाइक हुआ। वो शार्प स्पाइक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से नहीं था, वो इसलिए था क्योंकि पहले वॉर की वजह से ट्रेड बंद था। फिर देखिए क्या बोला जा रहा है, इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक चेंज अकरिंग बिफोर एंड आफ्टर 1815-20 सजेस्ट दैट सस्टेन्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज टू बी सीन आफ्टर रेदर देन बिफोर दीस डेट्स। बेसिकली 1815 से लेकर 1820 ये जो पीरियड है ना, इससे पहले का जो टाइम पीरियड है उससे ज्यादा अगर आप देखो तो इसके बाद के टाइम पीरियड में ग्रोथ देखने को मिली है, चाहे वो इंडस्ट्रीज की हो, चाहे वो ट्रेड की हो, चाहे वो साइंटिफिक डेवलपमेंट की हो। 1793 के बाद की अगर आप बात करो तो बहुत हद तक फ्रेंच रेवोल्यूशन से यूरोप अफेक्टेड था, नेपोलियनिक वॉर्स हो रहे थे, बहुत जगहों पे इंग्लैंड के अंदर, यूरोप के अंदर धंधा करना मुश्किल था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था बट वो स्लो था, और बहुत जगहों पे वॉर्स की वजह से अफेक्ट हो रहा था। इंग्लैंड ने बहुत लंबे वॉर्स लड़े। और इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या है कि भाई आप एक कंट्री की वेल्थ को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हो, नई इंडस्ट्रियल मशीनरी में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है ना। फिर आप इन मशीन के एफिशिएंट यूज को प्रमोट कर रहे हो, साइंटिफिक इनोवेशन को लेके आ रहे हो, प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हो। तो जो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट थी वो सही मायने में ऐसा बताया गया कि 1820 के बाद बढ़ी, और जो प्रोडक्टिविटी थी, जो एफिशिएंसी थी प्रोडक्शन प्रोसेस की, वो भी 1820 के बाद बढ़ी। तो एक्चुअली ऑथर यहां पे बोलने की कोशिश कर रहा है कि 1820 से पहले के टाइम पीरियड से ज्यादा तो तेज ग्रोथ हुई है 1820 के बाद के टाइम पीरियड में। समझिए क्या लिखा है, द कॉटन आयरन एंड इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज हैड अकाउंटेड फॉर लेस देन हाफ ऑफ द इंडस्ट्रियल आउटपुट अंटिल द 1840s। तो जो कॉटन आयरन और इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज थी, जितना भी अगर आप देखो इंडस्ट्रियल आउटपुट निकला 1840 तक, उसका आधा तो कॉटन आयरन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज से आ रहा था। और टेक्निकल प्रोग्रेस इन ब्रांचेस में भी बहुत हद तक लिमिटेड थी। अगर एग्रीकल्चर, प्रोसेसिंग, पॉटरी की बात करो तो उसमें तो ना के बराबर थी। तो ये बताया जा रहा है कि 1840s तक भी जो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ वो बहुत लिमिटेड रहा है, केवल कॉटन आयरन और इंजीनियरिंग की फील्ड में लिमिटेड रहा है, बाकी फील्ड तक पहुंचा ही नहीं है। तो कुल मिला के इतने फैक्ट्स के बेसिस पे एक सार निकल के आता है कि 1815 से लेकर 1820 का जो टाइम पीरियड था, इसको अगर आप एक ग्रुप मानो तो इससे पहले जो ग्रोथ थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, उससे कहीं ज्यादा तेज ग्रोथ आपको 18 से 20 के बाद देखने को मिलेगी। 1760 से लेकर 1815 का जो टाइम पीरियड था ना, जिस समय पे ब्रिटेन दो चीजें कर रहा था, वो इंडस्ट्रियलाइज भी कर रहा था और एक तरफ जंग भी लड़ रहा था, यूरोप में जंग लड़ रहा था, नॉर्थ अमेरिका में जंग लड़ रहा था, इंडिया में जंग लड़ रहा था। अभी जंग और बिजनेस साथ साथ नहीं चल सकते। तो ब्रिटेन 1760 से लेकर 1815 के टाइम पीरियड में प्रॉपर तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ध्यान नहीं दे पाया, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग पे, इंडस्ट्रीज पे ध्यान नहीं दे पाया, बहुत हद तक वो जंग लड़ता रह गया। ये जो 60 साल थे ना, 1760 से लेकर 1820 तक के, जिसमें 36 साल तो ब्रिटेन ने जंग लड़ी है, और ओवरऑल जंग के समय पे बहुत सारा पैसा खत्म होता है, तो जो पैसा जंग में खत्म हो रहा था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन में खत्म हो सकता था, लेकिन नहीं, जंग में खत्म किया जा रहा था। 35% जो जंग की कॉस्ट थी वो किससे मीट की गई, लोगों की इनकम से मीट की गई। ये इनकम अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोडक्ट को खरीदने में खत्म की जाती तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक बूम मिलता, एक बूस्ट मिलता, लेकिन नहीं, वो जंगों को लड़ने में खत्म की जा रही थी। जो वर्कर्स थे उनको फैक्ट्री फार्म से निकाल के आर्मी में भेज दिया गया कि जाओ लड़ो जाके सरहद पे, मर जाना ठीक है चलेगा, तुम्हारे घर वालों को थोड़ा पैसा दे देंगे। फूड प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़े, जो गरीब लोग थे उनके पास खाने के लिए बचा ही नहीं था, तो कंज्यूमर गुड्स क्या खरीदेंगे, और जब कंज्यूमर गुड्स नहीं खरीदेंगे तो फिर इंडस्ट्री में बना के तुम करोगे क्या। फिर नेपोलियन ने पॉलिसीज रखी थी ब्लॉकेड की, बहुत सारे ब्रिटेन के गुड्स को उन यूरोप के इलाकों में नेपोलियन बिकने ही नहीं देता था जहां पे उसका राज था। और आपको पता होना चाहिए कि यूरोप के एक बड़े इलाके में नेपोलियन का राज हो गया था, आधे से ज्यादा यूरोप पे नेपोलियन कब्जा कर ले गया था। तो अक्सर करी जो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच की जो राइवलरी थी, जो कि नेपोलियन वर्सेस ब्रिटेन के फॉर्म में निकल के आ रही थी, उसके चलते भी यहां पे ट्रेड को और इंडस्ट्रियलाइजेशन को झटका लगा। ओके, जो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज के रेडीमेड गुड्स थे, आधे से ज्यादा यूरोप में बिकते थे, और यूरोप के अंदर एक मेजर इलाके में नेपोलियन का राज था, तो नेपोलियन ने कहीं ना कहीं ब्रिटेन का धंधा बंद किया।
ब्रिटेन भी कहीं ना कहीं फ्रांस को इंडस्ट्रियली नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, बट इससे ओवरऑल इंडस्ट्रियल ग्रोथ रुक रही थी दोनों कंट्रीज की। ओके, तो ये जो इंडस्ट्रियल के साथ आपने रेवोल्यूशन जोड़ा है, ये रेवोल्यूशन सही सेंस में रेवोल्यूशन नहीं था, बट लॉन्ग टर्म में आज की डेट में मॉडर्न हिस्ट्री में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को बोलते हैं। ओके, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था, ये केवल ना इकोनॉमिक था ना इंडस्ट्रियल था, इसमें सोसाइटी में भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कल्चर में भी ट्रांसपोर्टेशन हुआ। दो क्लासेस यहां पे निकल के आई, एक बर्ग्यूस क्लास और एक क्लास निकल के आई प्रोलेटेरियन लेबर्स इन टाउन्स एंड इन द कंट्री साइड्स। तो समझिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से इकोनॉमी बदली, इंडस्ट्रीज बदली, सोसाइटी बदली, थोड़ा बहुत कल्चर बदला, और सोसाइटी में दो प्रकार की क्लासेस निकल के आई। पहली निकल के आई बर्ग्यू क्लास। अब ये बर्ग्यू मैं शायद ठीक तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूं, बट प्लीज बियर विद मी। बर्ग्यू क्लास क्या होती है कि इसको कैपिटलिस्ट क्लास बोल सकते हो। वो क्लास जिसके पास सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास हो गई जिसने फैक्ट्री वगैरह ओन कर रखी है, ठीक है ना। तो जो मालिक है फैक्ट्रियों का, वो बर्ग्यू क्लास में आता है, सारा मीन्स ऑफ कैपिटल प्रोडक्शन उसके हाथ में। फिर अपर मिडिल क्लास। अपर मिडिल क्लास मतलब जो क्लास बहुत अमीर है, जो अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, इनके पास अच्छा पैसा है, वो एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो इनको आप क्या बोलोगे, इनको आप बोलोगे बर्गर क्लास। तो अपर क्लास आ गया इसमें, और थोड़ी बहुत मिडिल क्लास भी इसमें आ गई। एक था प्रोलेटेरिएट। अब ये क्या चीज है? प्रोलेटेरिएट आप कह सकते हो वर्किंग क्लास लोग, वर्किंग क्लास लोग जो कि इन फैक्ट्री में गधे मजूरी करते थे, कम पैसा कमाते थे। ओके, कंट्री साइड में रहते थे, जो फार्मिंग वगैरह करते थे, ये प्रोलेटेरिएट में आ गए। तो जो कम पैसा कमाने वाले तो वर्कर था, एग्रीकल्चर क्लास थी, वो प्रोलेटेरिएट में आ गए। और बर्गर क्लास किस में आ गई? तो जिसके पास मीन्स ऑफ ओनरशिप थी, या फिर जो अपर मिडिल क्लास में आता था, बड़ी नौकरी करता था, जैसे आज की डेट में होता है ना कि यार 5 करोड़ का पैकेज, 6 करोड़ का पैकेज, तो ये लॉट बिल्कुल अपर क्लास हो गया। तो इस तरीके का लॉट उस समय का। फिर अगर आप देखिए, इन 1851 visitors thronged the great exhibition at the specially constructed Crystal Palace in London to view the achievements of the British industry. At that time, half the population was living in towns, but of the workers in towns, as many were in handicraft units as in factories. From the 1850s, the proportion of people living in urban areas went up dramatically, and most of these were workers in industries, the working class. देखिए क्या लिखा है, 1851 में ग्रेट एक्सिबिशन हुआ लंदन के क्रिस्टल पैलेस में। वहां पे ब्रिटिश इंडस्ट्री के अचीवमेंट्स को देखने के लिए लोग आए। उस समय पे अगर आप देखो, तो लगभग आधी जनता इंग्लैंड की टाउन्स में रह रही थी, और टाउन में रहने वाले जो वर्कर्स थे ना, वो बहुत हद तक हैंडीक्राफ्ट यूनिट्स में डिप्लॉयड थे। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि अभी भी एक साइजेबल अमाउंट ऑफ जनता गांव में रह रही है। दूसरा, इंडस्ट्रीज से ज्यादा लोग हैंडीक्राफ्ट फील्ड में काम कर रहे हैं, टेक्सटाइल वाले सेक्टर में काम कर रहे हैं। 1850 के बाद आप देखोगे तो भाई बहुत तेजी से गांव में रहने वाली जनता शहरों की तरफ आई, तो प्रपोर्शन जो था अर्बन एरियाज में रहने वाले वर्कर्स का, वो बहुत तेजी से बढ़ा। दूसरा, यहां पे आप देखोगे कि इंडस्ट्रीज लोगों को ज्यादा हायर करने लगी। पहले जो हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री हायर करती थी ना, इसमें नई नई मशीन बनी। अब नई नई मशीन बनी तो एम्प्लॉयमेंट की जरूरत कम पड़ी। फिर जो नई इंडस्ट्रियल मशीन बनी, कोयले की फैक्ट्री वगैरह, इस तरह की माइनिंग की फैक्ट्री, यहां पे ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय किया जाने लगा। तो अब आप देखोगे तो ब्रिटेन की वर्कफोर्स केवल 20% रह गई गांव के इलाके में, 80% पहुंच चुकी थी शहर के इलाकों में, और ज्यादातर इंडस्ट्रीज में डिप्लॉयड थी। समझ गया? तो ये सब चीजें यहां पे बताई जा रही हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो केवल ब्रिटेन में हुआ है। ये जो रैपिड रेट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है दूसरी यूरोपियन कंट्रीज में भी हुआ। ब्रिटेन स्पेशल इसलिए हो जाता ना, क्योंकि सबसे पहले ये प्रोसेस ब्रिटेन में शुरू हुआ। ब्रिटिश इंडस्ट्री की एक डिटेल स्टडी की है हिस्टोरियन ए मुसॉन ने। इन्होंने क्या सजेस्ट किया? ही सजेस्टेड दैट there are good grounds for regarding the period 1850 to 1914 as that in which the industrial revolution really occurred on a massive scale, transforming the whole economy and society much more widely and deeply than the earlier changes done. मतलब 1780 से लेके 1820 तक का जो टाइम पीरियड था, इसको भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोला गया है। बट इस समय पे जो ग्रोथ थी, आप कह सकते हो इनिशियल फेजेस थे, और इनिशियल फेजेस में चीजें थोड़ा धीरे ही बढ़ती हैं। जैसे यूपीएससी की तैयारी करते हो, धीरे धीरे आप सीखते हो। शुरू में सीखने में प्रॉब्लम होती है, एक बार आपके बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं तो आपकी तैयारी एकदम फुल फ्लो में है। कुछ वैसा ही समझ लो। शुरुआत में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पिकअप कर रहा था, धीरे धीरे माइनिंग हो रही थी, धीरे धीरे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा था। फिर जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने लगा, उसके बाद अचीवमेंट पे अचीवमेंट, अचीवमेंट पे अचीवमेंट। 1850 के बाद से लेकर 1914 का जो टाइम पीरियड था, इसमें खतरनाक तेजी आई। इसलिए इसको आप सही मायने में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोल सकते हो। 1780 का से लेकर 1820 का जो टाइम पीरियड था, वो भी रेवोल्यूशन था, बट ट्रू सेंस में रेवोल्यूशन नहीं था, क्योंकि प्रोग्रेस हो रही थी बट धीमी थी। ये जो ग्रेट एग्जीबिशन की बात कर रहे थे ना 1851 की, जिसको देखने के लिए लोग आए थे, वो यहां पे आपको नजर आ रहा है। इंडस्ट्री ऑफ ऑल नेशंस को पोर्ट्रे कर रहा था,
ब्रिटेन की स्पेक्टेकुलर प्रोग्रेस को दिखा रहा था। लंदन के हाइड पार्क में हुआ था, क्रिस्टल पैलेस में। यहाँ पे पैलेस में ग्लास पेन्स बने हुए थे, आयरन कॉलम्स थे जो कि बर्मिंघम में मैन्युफैक्चर हुए थे। तो ओवरऑल इस पर्टिकुलर पैलेस में दिखाया गया था कि ब्रिटेन कितना इंडस्ट्रियली आगे बढ़ गया। तो यहाँ पे वीडियो खत्म करता हूँ। चैप्टर नंबर 9 भी दोस्तों यहाँ पे खत्म हो जाता है। चैप्टर नंबर 10 पे कंटिन्यू करेंगे। केवल 10 और 11वां चैप्टर बचा है, आपकी 11वीं क्लास की हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। फिर 12वीं क्लास की हिस्ट्री पे मूव ऑन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लेक्चर शेयर करें। जितने ज्यादा लोगों के साथ आप लेक्चर शेयर करोगे उतना ही वीडियोस को रिकमेंड करेगा यूट्यूब का एल्गोरिदम, उतना ही ओवरऑल जो चैनल है उसकी विजिबिलिटी बढ़ेगी। ज्वाइन बटन दबा के और सुपर थैंक्स का ऑप्शन दबा के हेल्प भी कर सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते लिखते रहिए।